हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे एक MBBS काउंसलिंग की फुल काउंसलिंग अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए, और ऐसी अप्रोच बनाएंगे जो कि बहुत सिंपल हो, जिसको कि हर आदमी कर पाए, कोई ट्रिकी ना हो, मैसी ना हो, और बिल्कुल एक्यूरेट हो कि इस अप्रोच के साथ आप चलते हो तो जो भी आप डिज़र्व करते हो वो आपको आसानी से मिल जाए, उसके लिए आप चूक ना जाओ। वैसे आजकल हम लोगों को पता है कि आज की डेट में नीट के अंदर बहुत सारे मेडिकल कोर्सेज आ गए हैं, आयुष के भी कोर्सेज हैं, डेंटल भी है, BSc नर्सिंग भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, वेटनरी साइंस भी है, इसके अंदर BBSc प्लस AH है। लेकिन स्पेशली जो बच्चों की ज़्यादा डिमांड है MBBS की, MBBS से ही हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बहुत से लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न है, एक अंदर से डर है कि कुछ मिस ना हो जाए, जो चीज़ हमको चाहिए वो हमारी कंडीशंस के हिसाब से मिल जाए। तो ऐसी एक हम अप्रोच हो काउंसलिंग की, सिंपल और एक्यूरेट, जिसके थ्रू हमको सभी को मिल जाए। और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे डाइवर्सिटी। जितना बच्चा ये सेशन देख रहा है या जिसको आप लोग ये सेशन फॉरवर्ड करोगे, जो ये देखेंगे, तो सभी के पास एक कहीं ना कहीं एक अलग रैंक है, यूनिक रैंक है। सबकी रैंक सेम नहीं है। किसी की रैंक 50,000 में है, किसी की रैंक 1 लाख में है, किसी की रैंक 1 है, किसी की रैंक 10 है, किसी की रैंक 500 है। बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। लास्ट टू लास्ट 8 लाख रैंक तक बच्चे क्वालिफाई होंगे। सभी कहीं ना कहीं काउंसलिंग करना चाहते हैं, सभी की एक कॉमन सी इच्छा है कि सबको अच्छी से अच्छी सीट मिले। तो क्या हमारी ऐसी काउंसलिंग अप्रोच होनी चाहिए? तो फ्रेंड, इसमें लास्ट के बहुत सारे सेशंस किए हैं। स्पेशली EduACS ने इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स के ऊपर एक सेशन किया है। बेसिक डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग, एम्स की काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग, जो हमारा गवर्नमेंट का विभाग है उसकी कैसी काउंसलिंग होनी चाहिए, या स्टेट वाइज प्राइवेट सेक्टर में जब हम मूव करते हैं, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की तरफ हम मूव करते हैं, तो वहाँ पर हमारे सामने क्या ऑप्शन है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो 46 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, या हर स्टेट जो अपनी काउंसलिंग करा रहा है, कौन ओपन है, इन सबको हम कैसे मैनेज करें। बहुत सारा डाटा है हमारे सामने, इन सबको कैसे मैनेज करें और हम खुद अपनी काउंसलिंग कर सकें, हमें कोई हेल्प ना करे। EduACS हमेशा ये कोशिश करता है कि जो भी हमने सीखा है हम उसको पूरा सारी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर पाएँ। बट ये पॉसिबल नहीं है कि 15-20 मिनट के सेशन में हम अपने सालों की इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर पाएँ। लेकिन एक कोशिश हमेशा ये रहती है कि आपका जो जर्नी है, जो आप काउंसलिंग करने जा रहे हो, एक पड़ाव आपने पार कर लिया, अपना एग्जामिनेशन दे लिया, बट सक्सेस की तरफ लगातार आगे बढ़ते रहना है। तो लगातार मेहनत भी करते रहना है। जिस जगह पे आपकी मेहनत खत्म हो गई, जहाँ पे आपकी लर्निंग खत्म हो गई, आप वहीं पे स्टॉप हो गए, आगे बढ़ नहीं सकते। तो एक कंटिन्यूस लर्निंग की चीज़ें भी यहाँ पे रहनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। बट ऑब्वियस सी बात है कि जब हम पूरी यहाँ पे अप्रोच देख रहे हैं, A to Z का अप्रोच देख रहे हैं, सभी रैंकर्स के लिए देख रहे हैं, जस्ट क्वालिफायर के लिए भी देख रहे हैं, 200 वाले के लिए बच्चे के लिए भी देख रहे हैं, और 700 प्लस वाले बच्चे के लिए भी देख रहे हैं, तो ऐसी कौन सी अप्रोच है जिसमें किसी से भी कोई गलती ना हो, सब अपनी खुद से काउंसलिंग कर सकते हैं और बढ़िया अलॉटमेंट के साथ वो एग्जिट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉमन सी डिमांड रहेगी कि अगर किसी भी बच्चे से पूछें कि भाई आप क्या करना चाहते हो, हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS करना चाहते हैं, टॉप के MBBS कॉलेज से अपना MBBS करना चाहते हैं, एक कॉमन सी डिमांड है। तो हमको ये पता है कि जो भी हमें अलॉटमेंट होंगे हर साल की, आपने अभी बहुत सारे सेशन सुने होंगे, बहुत सारे मेंटर्स को सुना होगा, टीचर्स, सबका अपना अपना तरीका होता है समझाने का, बहुत सारे मैट्रिक्स देखे होंगे आपने। लास्ट ईयर की हो सकता हो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर 1-2 साल पहले काउंसलिंग भी करी होगी, आपके पास अपना खुद का भी तजुर्बा होगा, एक्सपीरियंस होगा। तो इसमें ये चीज़ तो आप लोग को सबको पता है फैक्चुअल, कि भाई जो हम डिज़र्व करते हैं वही हमको मिल पाएगा, उससे एडिशनल नहीं मिल पाएगा। देयर आर नो शॉर्टकट। यहाँ पे कोई शॉर्टकट लेने से कोई फ़ायदा नहीं। शॉर्टकट लेने से हम उल्टा फंस जाएंगे। इसलिए जो एक नेचुरल प्रोसेस है उसी को फॉलो किया जाए। आज आपने जो भी अपना स्कोर कैलकुलेट किया है, आपको पता है कि ये स्कोर, जो भी आपका स्कोर आया है, वेदर दैट इज़ 650, 715, 700 का स्कोर आ रहा है, या 200 का स्कोर आ रहा है, या आप नीट में अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई भी नहीं हो पाए, तो आपको पता है कि जो भी अभी आपका स्कोर कार्ड है, आपकी मेहनत के अनुपात के ऊपर है। ये जितनी हमने मेहनत करी थी, जो हम डिज़र्व करते हैं, उसके अनुसार हमारा स्कोर आया है। कंपटीशन इसी के लिए होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम इसी के लिए होते हैं कि इसमें बच्चों का इंडिविजुअल कैलिबर चेक किया जाता है। तो अब जल्दी से हम मूव कर लेते हैं। तो हमको पता है कि अभी की आज की डेट पे अगर हम देखते हैं कि अभी फ़िलहाल हम फ़ेज़ 2 फिल कर रहे हैं। फ़ेज़ 2 10 तारीख तक चलेगा और 5 दिन का डेट है। तो हमको फ़ेज़ 2 कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे कोई गलती नहीं करनी है। फ़ेज़ 2 में अगर कोई गलती हो गई तो हम आगे ही प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। फ़ेज़ 2 के अंदर बहुत सिंपल से, सब गवर्नमेंट आपसे सिर्फ एक तरह का डेटा ले रही है, कोई खास इसको पैनिक होकर नहीं करना है, कोई डॉक्यूमेंटेशन एडिशनल इसमें अपलोडिंग नहीं है। जस्ट सिंपल अपनी डिटेल चल के हमको आगे
आगे फॉरवर्ड कर लेना है। और कभी भी आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, इसकी भी एक हैबिट हो जानी चाहिए, बिकॉज अभी ने पहले नीट का फॉर्म फिल किया, अभी हम फेज़ 2 का फॉर्म फिल कर रहे हैं, और आगे आने वाली जर्नी में आपको बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने होंगे। आप जहाँ जहाँ पे काउंसलिंग करोगे वहाँ पे भी आप इनरोलमेंट करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म जब हम फिल करते हैं तो जो गवर्नमेंट जो डेटा मांगती है, तो उसमें 2 टाइप की डिटेल होती है। एक होती है मैंडेटरी फील्ड और एक होती है जिसको हम लीव कर सकते हैं। तो आप अभी का जो फेज़ 2 है, इसमें बहुत से बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही है वो ऐसी बहुत सी यहाँ पे चीज़ें पूछी हैं जिसकी आपके पास डिटेल नहीं है, बट वो मैंडेटरी भी नहीं है। तो अगर हम इसको स्किप कर देते हैं तो आगे किसी तरह की हमको परेशानी नहीं हो रही है। तो पहले अपना फेज़ 2 कंप्लीट कर लीजिए। फिर एक नया सवाल कॉमन से सभी लोगों की सोच है कि भी आगे की क्या जर्नी है, आगे की डेट्स क्या है, हमको बता दें। तो क्या ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या डेट्स है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, ये तो चीज़ श्योर है कि आगे हमारा आंसर की भी आएगी, रिजल्ट भी आएंगे, उसके बाद काउंसलिंग भी बिल्कुल स्टार्ट होगी। फ्यूचर का एग्जैक्ट प्रेडिक्शन तो नहीं किया जा सकता, एक हियरार्की हम देख सकते हैं कि 8 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में हमारा स्कोर कार्ड हमारी आंसर की हमारे सामने अवेलेबल हो जाएगी, और फाइनली उसके एक हफ्ते के बाद 15, 16, 17 तारीख तक, 20 तारीख से पहले पहले आप लोग का स्कोर कार्ड आपके पास आ जाना चाहिए। और आपका स्कोर कार्ड ही आपकी एक्चुअल चीज़ें बताएगा। अभी कहीं ना कहीं हम लोग एक आइडिया लगा रहे हैं, ये स्कोर हो सकता है, ये रैंक हो सकता है, बट जिस दिन आपका स्कोर कार्ड आपके हैंड में आ जाएगा, उसी स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको आगे काउंसलिंग के लिए जाना है। योर स्कोर कार्ड विल टेल यू दैट व्हाट इज़ योर फाइनल मार्क्स इन द नीट एग्जामिनेशन और व्हाट इज़ योर फाइनल ऑल इंडिया रैंक इन द नीट एग्जामिनेशन, और इसी ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे आप लोग के अलॉटमेंट हो गया। ठीक है, तो स्कोर कार्ड हमने देख लिया कि हमारा स्वाभाविक सी बात है कि 20-22 तारीख तक आने की बहुत अच्छी चांसेस है। बस एक बार स्कोर कार्ड आया, रिजल्ट पब्लिश हो गया, उसके 5 से 6 दिन के अंदर काउंसलिंग की नोटिस आ जाएगी एमसीसी की वेबसाइट के ऊपर। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है mcc.nic.in, उसके ऊपर काउंसलिंग की नोटिस आ जाएगी कि अब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का क्या शेड्यूल है। शेड्यूल इस तरह से आता है कि 7-8 दिन का प्रोसेस रहता है। 3-4 दिन आपको दिए जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, 1-2 दिन का समय रहता है आपका फ़ीस पेमेंट करने के लिए, जो भी आपकी काउंसलिंग की फ़ीसेस होती हैं। आप गवर्नमेंट की काउंसलिंग कर रहे हो तो उस अकॉर्डिंग अपना सिक्योरिटी और फीसेस देते हो, सरकारी की आप काउंसलिंग कर रहे हो तो उस हिसाब से अपना सिक्योरिटी देते हो। उसके बाद चॉइस फिलिंग के 1-2 दिन का समय दिया जाता है, और चॉइस फिलिंग के बाद 1 दिन का गैप लेके आप लोग का रिजल्ट आ जाता है। तो आपको आप मान सकते हो कि 8 से 10 दिन के अंदर एक राउंड आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसी तरह से आपका सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा, फर्दर एक्टिविटीज़ इसी पैटर्न के ऊपर करी जाएंगी। तो काउंसलिंग स्टार्ट कैसे होगी? सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जो कि एमसीसी करेगा, और इसमें सेंट्रली यानी कि कोई भी बच्चा इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई बाउंडेशन, कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आप इस स्टेट के हो, यहाँ का डोमिसाइल है, कहाँ का डोमिसाइल है, सब बच्चे इस अंदर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अलॉटमेंट अभी भी आपके स्कोर के हिसाब से, आपके रैंक के हिसाब से मिलेगा। यही काउंसलिंग की ट्रिक होती है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि हम उस सेगमेंट के अंदर काउंसलिंग करें या उस हिसाब से हम चॉइस फिलिंग करें जो हमको मिल सकता है, हमारी चॉइसेस वेस्ट ना जाए। ठीक है, तो एमसीसी की काउंसलिंग भी अब उसमें जो गवर्नमेंट वाला सेक्टर है, ऑल इंडिया कोटा के 15% सीट, जितने भी एम्स है, जिपमार है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, AMU BHU, ये आ जाएंगे। तो इन सबको हमको काउंसलिंग करना है। रैंक में अगर आप सोच रहे हो कि मेरा 600 नंबर है, क्या मुझे मिल जाएगा, मेरा 700 नंबर है, क्या मुझे मिल जाएगा, मेरा 580 है, क्या मुझे सीट मिल पाएगी कि नहीं मिलेगी, मैं तो बिल्कुल एज में हूँ, बॉटम में हूँ, हो सकता है मुझे सीट मिले। तो अभी से सोच के अपने आप को परेशान मत करो। आप लोग का ज़्यादातर बच्चों का स्ट्रेस, जो कॉल्स आते हैं, बात करते हैं, ब्रीफिंग होती है इतने लंबे लंबे समय तक, हम देखते हैं बच्चे सोच के अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान करें। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास जो आपकी लाइफ है, जो आपका एज है, ये करने की एज है, ज़्यादा सोचने का हमको ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सा हमें एक रूटीन पैटर्न पता है, उसको फॉलो करना और उसमें जो बेस्ट टू बेस्ट हम दे सकते हैं वो करें। ठीक है, तो हमको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। अगर आपको पता है कि आप सिर्फ गवर्नमेंट के ही काउंसलिंग करने वाले हो तो गवर्नमेंट सेगमेंट का ही रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसी का पेमेंट करेंगे। 26,000 का पेमेंट होगा, 25,000 की सिक्योरिटी और 1,000 का आपका काउंसलिंग की फ़ीस होती है। और कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 10,500 रुपये का पेमेंट होगा, जिसमें 10,000 की सिक्योरिटी होती है और 500 रुपये की काउंसलिंग फ़ीस होती है। ये सिक्योरिटी अमाउंट रिफंडेबल होता है। अगर आप कोई सीट वेस्टेज नहीं करते हो, सीट लेके वेस्ट नहीं करते हो सेकंड राउंड के बाद, तो काउंसलिंग का अमाउंट भी, आप सिक्योरिटी का अमाउंट भी रिफंड हो जाता है। अब हम लोग कई बार ओवर इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करते हैं, क्या मिल जाएगा एग्जैक्टली हमको पहले से पता चल जाए। ये जो जिज्ञासा रहती है अंदर से कि हमको पता चल जाए कल क्या होने वाला है, यही हमको कई बार बहुत ज़्यादा परेशानी में रखता है। तो इसको छोड़ देते हैं, एक नेचुरल पैटर्न से आप काउंसलिंग करिए। आपको पता है कि आपका स्कोर क्या है,
उस पर ये सीट मिल सकती है या नहीं मिल सकती। बिकॉज चॉइस फिलिंग का एक बहुत अच्छी सा जो ये रूल है ये है कि आपको कोई चॉइस लिमिटेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम 10 ही चॉइसेस डाल सकते हो, उसके आगे डालोगे तो ज़्यादा फीसेस देनी पड़ेंगी, ठीक है, या 50 ही चॉइसेस डाल सकते हो, 50 डाल सकते हो, 50 के आगे आप नहीं डाल सकते हो, आपके साथ रिस्ट्रिक्शन है, आपके स्कोर कम आए हैं इसलिए आपकी चॉइसेस भी कम जाएंगे, नहीं। दैट इज़ अ कॉमन फॉर्मूला, एक कॉमन सा फॉर्मूला है कि जितनी भी चॉइसेस हैं आप चाहो तो सारी की सारी चॉइसेस डाल सकते हो, इट इज़ अप टू यू। लेकिन एक लेमैन की तरह सारी चॉइसेस इंटर नहीं कर देनी है, हमको एक कॉन्सेप्चुअल भी होना चाहिए कि जो हमको बेस्ट मिल सकता है वो हमको मिल जाए, वो हमसे छूट ना जाए। तो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, इसमें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बताएगा, उसके मन को क्यों पसंद आ रहा है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग करें, अपना एरिया देखें, लोकेशन देखें, लैंग्वेज को समझें, आगे बॉन्ड्स को देखें, जिसको आपको सूटेबल हो रहा है उसके हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग आगे के लिए प्रोसीड करें। तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द टॉप कॉलेजेस, आप एम्स से स्टार्ट करें। एम्स भी बहुत बड़ा हो गया अब तो एक ही एम नहीं है, बहुत सारे एम्स हैं, 19 एम्स है, इस बार हो सकता है आपके पास 21 एम्स आए इस बार की काउंसलिंग के अंदर। तो एम्स की हायरार्की को भी फॉलो करें, बिकॉज काउंसलिंग का जो चॉइस फिलिंग का जो पैटर्न है इसमें वी हैव गॉट अ राइट टू क्लब द चॉइसेस। हम चॉइसेस मिक्स करके डाल सकते हैं, एक एम्स लगा दिया, उसके बाद एक जिपमर लगा दिया, फिर BHU लगा दिया, फिर मौलाना आज़ाद लगा दिया, ठीक है। इस तरह से हम काउंसलिंग कर सकते हैं। कोई यहाँ पे दबाव नहीं है कि नहीं पहले आप ऑल इंडिया कोटा ही का डाल लो फिर आप एम्स का डाल दो। सबको अपनी पहले से बैठ के अपनी चॉइसेस बना लीजिए, अपना देख लीजिए कि कौन सा कॉलेज अच्छा है मेरे हिसाब से, उस हिसाब से आप चॉइसेस स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक डालिए। मेन नोट करने वाली बात क्या रहती है इसमें कि आपकी चॉइसेस की जो डेप्थ है वो वहाँ तक हो कि जहाँ पे आपको सीट मिल जाए। इतना ज़्यादा चूज़ी नहीं हो जाना है कि बहुत ही हमको ये कॉलेज पसंद आ रहा है इसलिए हम डालेंगे। तो ये पसंद नापसंद वाला गेम नहीं है, दिस इज़ अ काउंसलिंग फेयर गेम है। मेरिट से अलॉटमेंट होगा, तो जो रैंक आपकी डिज़र्व कर रही हो वो कॉलेज, वही कॉलेज आपको मिलेगा। हो सकता है आपको GS सेठ मेडिकल कॉलेज पसंद हो सकता है आपको BJ मेडिकल कॉलेज पूना पसंद हो सकता है आपको लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज पसंद हो सकता है आपको PGI चंडीगढ़ पसंद हो, लेकिन वो पसंद है। हमको बहुत सी चीज़ें पसंद आती है लेकिन मिलता क्या है जिसको हम डिज़र्व करते हैं, ठीक है। तो आप अपनी चॉइसेस की जो रेंजेस बनाइए, टॉप से ही स्टार्ट करिए, इसमें घबराना भी नहीं है। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि ये कॉलेज तो मुझे मिलेगा नहीं इसलिए इसको नहीं डालते हैं। ये आपने सही सोचा, लेकिन इसको डाल भी देते हो तो कोई इशू नहीं है। तो अच्छे कॉलेज को आप ऊपर रखिए और उससे लेके आप नीचे तक आइए, ठीक है। इसमें हमको एक नॉर्मल सा एक पैटर्न फॉलो करना है कि टॉप से लेके बॉटम तक की जो चॉइसेस रहेंगी उसमें हम कॉलेज का स्टैंडर्ड मेंटेन करें और फिर अपना कंफर्ट जोन देखें कि जहाँ पे मेरा रेसिडेंस है, जो मेरा होम है, वहाँ से ये कॉलेज कितने अप्रोचेबल हैं। बिकॉज आजकल के जो टाइम है इंडिया में बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं। फ्यूचर में आप लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से देखिए, इस काउंसलिंग का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना सीखें, इसका यूज़ आप करें इस काउंसलिंग को, ठीक है। इसमें अगर आपको पता है तो इस काउंसलिंग को बहुत अच्छी तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो आप ऊपर से लेकर लास्ट तक ही अपनी चॉइसेस डाल दीजिए। अब उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। अलॉटमेंट लेने के बाद भी आप फ्री हो, आपकी पसंद, आप चाहो तो इस कॉलेज में ज्वाइनिंग कर सकते हो, आप चाहो तो सीट को छोड़ भी सकते हो, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी आपको। सेकंड राउंड में फिर आप इंटर कर जाओगे, या आप चाहे तो उस सीट को परमानेंटली आप टेम्प्रेरी आप ले सकते हो और सेकंड राउंड में फिर अपग्रेड के लिए जा सकते हो। तो देखो आपके पास तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, इसलिए चॉइस में कोई कंजूसी नहीं करनी है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा लेजीनेस भी नहीं दिखाना है। ऊपर से लेके नीचे तक पूरा होमवर्क कंप्लीट करना है, फिर हमको अपनी चॉइसेस उस हिसाब से डायरेक्ट करके वहाँ पे फिल करनी है। और थोड़ा सा हमको यहाँ पे देखना है ध्यान से कि कुछ भी तरह की हमसे लेजीनेस ना हो, कुछ मिस ना हो जाए। पूरा जो प्रोसेस है कंप्लीट करें और चॉइसेस को सबमिट करके लॉक करके कंफर्मेशन पेज अपने पास निकाल लें। अब आपके पास एक काउंसलिंग आ गई। अब इसके बाद जैसे आपका रिजल्ट आएगा फिर वैसे ही अब क्या होगा, सभी स्टेट इंडिविजुअल लेवल पे अपना अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकाल देंगे। तो विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर इंडिया के सारे स्टेट अपनी काउंसलिंग की नोटिस निकाल देंगे और वो भी यही पैटर्न करेंगे। वो अपना काउंसलिंग का शेड्यूल निकालेंगे जिसमें वो बताएंगे कि मेरे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल ये है, एक हफ्ते या 10 दिन का पहला राउंड होगा और वहाँ पर भी इस तरह की काउंसलिंग होगी आपकी। तो फिर आप अपने स्टेट में इनरोल करेंगे, बिकॉज स्टेट के काउंसलिंग में अभी गवर्नमेंट की बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो गवर्नमेंट के अंदर हम अपने स्टेट के अंदर ही काउंसलिंग कर सकते हैं। स्टेट में हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, स्टेट में जाके काउंसलिंग करी और वहाँ से सीट ले ली। अब हमने देख लिया कि एक सीट हमको स्टेट से आ रही है, एक ऑल इंडिया कोटा से आ रही है। अब दोनों में आप देख लो जो बेटर सीट लग रही है वहाँ पर आप चाहो तो आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, या आप और ज़्यादा इसको
ट्विस्टी करना चाहते हो और इंटरेस्टिंग करना चाहते हो तो एक सेकंड राउंड में चले जाओ अपग्रेड लेके। लेकिन सेकंड राउंड में जाने से पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि आप ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में इंटरेस्टेड हो या स्टेट के सेकंड राउंड में इंटरेस्टेड हो। तो वहाँ कर लिया और सीट कंपेरिजन करके सेकंड राउंड के कंप्लीशन पे आपका ये चीज़ कंफर्मेशन हो जानी चाहिए कि अब इस अलॉटमेंट के साथ हमारी ये जो सीट मिल गई हम इसके साथ कंटिन्यू करेंगे। अब इसके अंदर हम कोई कमी नहीं निकालेंगे बिकॉज ये हमारा यूजी है। आगे अब नेक्स्ट भी एप्लीकेबल हो गया हमारे बैच में। लास्ट में एग्जिट भी करना है तो हमको फर्स्ट डे एमबीबीएस में जाके ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है बाहर निकलने के लिए, एग्जिट के लिए। और वो भी हमें बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान देना है कि ये एग्जिट का एग्ज़ाम भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा एग्जिट भी कराएगा, ये हमारा लाइसेंस भी दिलाएगा और इसके बाद ही हमारा एमबीबीएस भी कंप्लीट होगा। और इसी में जो हम मेहनत करेंगे, इसी मेहनत के हिसाब से, इसी स्कोर के हिसाब से हमको पीजी का सीट अलॉटमेंट भी मिलेगा। तो ज़्यादा हमको एक्सपेक्टेशन बाहर से नहीं करनी। एक्सपेक्टेशन जितनी भी जिम्मेदारी आप खुद अगर अपने शोल्डर पे लेके चलते हो कि भाई मेहनत तो मुझे ही करनी, पढ़ाई तो मुझे ही करनी। जैसे मैं पहले किसी कोचिंग में गया था, टीचर्स सब अवेलेबल थे, लेकिन जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई करी, जिन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर में ली, आज वो इंजॉय कर रहे हैं, अच्छी रैंक लेके रिलैक्स होकर बैठे हैं। तो अब पहले हो सकता हो पास में इस फॉर्मूले को मैं अच्छी तरह से नहीं समझ पाया था, लेकिन अब समझ रहा हूँ, समझ गया हूँ। अब मैं इसको आगे एग्जीक्यूट करूँगा और एमबीबीएस की पढ़ाई ऐसे करूँगा कि हमारा एमबीबीएस भी हो और साथ में हमने हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि साथ में हम अपनी पीजी की प्रिपरेशन उसी में करके एग्जिट के एग्ज़ाम में हम पीजी भी निकाल लेंगे साथ में, जिससे कोई गैप भी ना हो अपना। और पीजी में क्योंकि फाइनली आपकी पहचान एक डॉक्टर की पहचान है उसके ट्रेड से बनती है, ठीक है। ही इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, ही इज़ अ रेडियोलॉजिस्ट, ही इज़ अ एमडी मेडिसिन, ठीक है। ये आप इज़ अ सर्जेरियन। तो आप आपकी जो स्पेशलाइजेशन है, लंबे आपके सपने लंबे डॉक्टर बनने जा रहे हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे सोच में भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे हम चल रहे हैं। 9 साल के बाद हमारा फाइनल फैसला होगा और उसके बाद जब आपके पास एक डिग्री हो जाएगी, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, फिर जब आप फ्लोर पे आओगे, फिर भी आपको अगले 10-15 साल तक लगातार अच्छे से मेहनत करती रहनी है अपनी मार्केट जमाने के लिए। जिस भी एरिया में हो उस एरिया के बेस्ट डॉक्टर बनने के लिए, केवल डॉक्टर बनना नहीं है, बेस्ट डॉक्टर बनना है। तो एक अच्छी पॉजिटिव अप्रोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब छोटे मोटे डर को बाहर से हटाइए बिकॉज ये सब जो क्वेश्चन आप लेके चल लो, ये सब एक्चुअल आपके क्वेश्चन नहीं है, किसी और के क्वेश्चन है, उसने आपसे पूछ दिया, आपको आंसर नहीं पता, इसलिए आप भी परेशान हो गए। तो हमने देखा इस काउंसलिंग में हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, हमने एक नेचुरल अप्रोच करी और स्टार्टिंग से लेके सेकेंड तक किया। अब नीचे वाले स्कोर हो, अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा स्कोर 580 में आ रहा है, 570 में आ रहा है, अब मैं क्या करूं, तो काउंसलिंग करो। फर्स्ट राउंड के बाद आपको पता चल जाएगा सीट मिलेगी कि नहीं, सेकंड राउंड के बाद पता चल जाएगा नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर आप प्राइवेट में जा सकते हो तो प्राइवेट में जाओ, अगर नहीं जा सकते हो तो आप सेकंड दोबारा से गेम में आओ, प्रिपरेशन करो, रिजर्व करो अपने आप को, क्योंकि अलॉटमेंट तो हमको हमारी रैंक के बेसिस पे मिलेगा। अपने पुराने सेशन में हमने ये कई बार बच्चों को बोला है स्टार्टिंग के टाइम पे कि या तो अभी आप मेहनत कर लो, अच्छा स्कोर लेके आ जाओ तो अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। आप नहीं मेहनत करोगे तो आपकी जगह पे आपके पेरेंट्स को मेहनत करना पड़ेगा, फिर उनको फीसेस देनी पड़ेगी आपको अच्छे मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाने के लिए। अल्टीमेटली आपकी फैमिली से ही निकल रहा है आउटपुट, ठीक है। सो इट इज़ अप टू यू एट द एंड ऑफ डे। तो इस तरह से आप गवर्नमेंट की अप्रोच लेके चलो, रिलैक्स होकर काउंसलिंग करो। सारा डेटा जितना भी है आप एडुएसएस की वेबसाइट के ऊपर जाओ, एडुएसएस ने सारा डेटा आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन करके रखा है। एम्स का, सारे ऑल इंडिया कोटा का, कॉलेज बाय कॉलेज, किस कॉलेज का किस राउंड में क्या अलॉटमेंट गया था, सब आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन करिए। सारे स्टेट्स का आप जाइए एडुएसएस की वेबसाइट के ऊपर, स्टेट वाइज आपको सारा गवर्नमेंट का डेटा मिल जाएगा, कैटेगरी वाइज डेटा मिल जाएगा, एससी में, एसटी में, ओबीसी के अंदर, ईडब्ल्यूएस के अंदर क्या लास्ट ईयर अलॉटमेंट गए थे, और उस पैटर्न पे आप आगे की अप्रोच अपनी काउंसलिंग की बनाइए। देखिए लास्ट बिल्कुल रिलैक्स भी मत हो जाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेके रखना। बिकॉज जैसे आपको पता है कि अभी आप लोग पेपर दे के आ रहे हो, 2020 का आपने पेपर सॉल्व किया होगा, 2021 में आप पेपर दे के आ रहे हो, तो लास्ट ईयर का पेपर आप लोगों ने सभी ने सॉल्व किया था, लेकिन लास्ट ईयर का पेपर इस बार नहीं पूछा गया था, उसके कॉन्सेप्ट ज़रूर आए थे, ठीक है। तो लास्ट ईयर के कट ऑफ बिल्कुल मैच नहीं करेंगे, चेंजेस इज द लॉ ऑफ नेचर, लेकिन वो पैटर्न जरूर आएगा, ठीक है। तो उससे समझना है, ऐसे नहीं कि लास्ट ईयर के कॉलेज इतने पे मिल गया था तो मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस अभी तक आने को दिखाई दे रहे हैं इस बार, तो वो सब होगा, लेकिन कॉलेज की लिस्ट उसी हिसाब से मेंटेन होगी। तो इस पैटर्न पे आप काउंसलिंग कर सकते हो। नाउ कमिंग फॉर दोज स्टूडेंट दोज हु हैव टू टेक द एडमिशन इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। जब भी हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, हमारा गवर्नमेंट कॉलेज छूट गया, हमारी रैंक कम है, इसलिए हमको प्राइवेट में जाना पड़ रहा है। या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, लेकिन टॉप से नहीं, बॉटम साइड से मिल रहा है, नए मेडिकल कॉलेज मिल रहे हैं, इसलिए वो एक अच्छी एजुकेशन के लिए
वो गवर्नमेंट छोड़ के प्राइवेट की तरफ जाना चाहते हैं। तो हर बंदे की एक डिफरेंट अप्रोच होती है, एक अपनी अलग सोच होती है, उसके हिसाब से वो काउंसलिंग करता है। काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं कि भाई कैसे भी करके हम प्राइवेट में चले जाएं, कम से कम पैसे में वाला कॉलेज मिल जाए, मैक्सिमम लोग ऐसे सोच रहे हैं। और कुछ लोग परसेंटेज ऐसे हैं कि भाई मेरे पास पैसा है, हम अपने पैसे को अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं। पैसा होता ही खर्च करने के लिए, लेकिन मेन चीज़ होती है कि हमने अपना पैसा किस चीज़ के ऊपर खर्चा किया। एजुकेशन बच्चे की पढ़ाई से अच्छा कोई चीज़ नहीं हो सकती है, तो हम इसलिए फिर बेस्ट मेडिकल कॉलेज देखते हैं। तो उसके लिए भी यही पैटर्न रहेगा कि आप एक शुरुआत में एक कैलकुलेटेड डिसीजन लो, क्योंकि जब डीम्ड की काउंसलिंग होगी ऑल इंडिया कोटा के साथ शुरुआत में, तो कई लोग अभी ये सोच रहे हैं कि चलो मैं शुरुआत में जाके डीम में सीट ले लूँ। तो अगर आप देखते हो कि आपके लिए स्मूथ है, आपको कोई प्रेशर बर्डन नहीं पड़ रहा है डीम की फीसेस पे करने में, अगर रैंक बहुत अच्छी नहीं है, मिड लेवल की रैंक है, 300 की 400 की रैंक है, आपकी 250 की रैंक है, देन यू कैन गो इन द डीम एंड टेक योर सीट इफ़ यू आर फाइन अनकम्फर्टेबल ओवर देयर। लेकिन अगर आप देख रहे हो नहीं मुझे लोन से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा या मुझे कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन बच्चे की बात है मैं कैसे भी करके लोड ले लूँगा, तब भी आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर डीम्ड के बाद सारे ओपन स्टेट की काउंसलिंग शुरू होगी। बहुत सारे स्टेट्स ओपन है, उत्तराखंड ओपन है, हिमाचल प्रदेश ओपन है, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल ओपन है, साउथ में जाते हैं तेलंगाना ओपन है, आंध्र प्रदेश ओपन है, कर्नाटका ओपन है, बहुत सारे ऑप्शन है, पौंडीचेरी ओपन है। ये सारे स्टेट्स काउंसलिंग करा रहे हैं। इनकी सारे स्टेट्स की लास्ट ईयर की कट ऑफ भी आपको एडुएसएस की वेबसाइट से मिल जाएगी, वहाँ से जाके इनकी कट ऑफ देखिए, लास्ट ईयर की फीसेस देखिए, अलॉटमेंट का आइडिया देखिए। फिर आप देखो कि भाई हमारा जो स्कोर आया है इस पर लास्ट ईयर कहाँ कहाँ पे अलॉटमेंट मिले थे, तो अपने हिसाब से अपने स्टेट का चुनाव कीजिए जहाँ पे आपको काउंसलिंग पे सीट मिल सकती है और वहाँ पे जाके अपना सीट ले लीजिए। एक लेवल तक का कंप्रोमाइज़ है, डाउन तक नहीं है। अब जो पैकेज है आपके स्कोर पे, एक टॉप का पैकेज होता है और लास्ट का पैकेज होगा। अब आप चाहोगे कि मेरा स्कोर 300 है एंड आई कैन डू माई MBBS इन 50 लाख रुपीज़ और 45 लाख रुपीज़, तो उस कंडीशन में यही होगा कि कोई आपको, अगर आपको नॉलेज नहीं तो कोई बेवकूफ़ बना के निकल जाएगा कि ठीक है 50 लाख में हो जाएगा, लेकिन वो आपको सिर्फ ट्यूशन फीस बताएगा। तो आपको अल्टीमेटली पैसा अपने जेब से देना है। तो आप देखो व्हाट विल बी माई टोटल एक्सपेंसेस फॉर MBBS इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग, माई ट्यूशन फीसेस, हॉस्टल, मेस, लॉन्ड्री एसेट्रा एसेट्रा, कॉशन अमाउंट जो मुझे देना है टोटल। फिर उसके बाद ब्रेकअप देखना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में किस हिसाब से हमारा पेमेंट ज़्यादा है। तो ओवरऑल बजट को देख के काउंसलिंग करनी रहती है। हर स्कोर पे अलग अलग रहता है, मैक्सिमम आपका बजट अवेलेबल रहता है और उस हिसाब से कॉलेज के ट्रेंड रहेंगे। और कई लोगों को देखा गया कि स्कोर बहुत अच्छा नहीं है, कैसे कैसे करके पैसे का अरेंजमेंट किया, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 70-80 लाख रुपए देके एडमिशन कर दिया, बट स्टिल दे आर नॉट सेटिस्फाइड। इतना बड़ा काम किया, एडमिशन ले लिया, इतने फंड अरेंजमेंट किया, फिर भी सेटिस्फाई नहीं है। क्यों नहीं सेटिस्फाई है? बिकॉज लोगों ने घबरा दिया, ये कॉलेज तो अच्छा नहीं है और ये कॉलेज तो बेकार है, ये कॉलेज नया है, इससे भी नहीं घबराना है। ये सिर्फ एक जर्नी है, परमानेंट डेस्टिनेशन नहीं है आपकी, इसको बस इस्तेमाल करना है आगे पहुंचने के लिए। तो कॉलेज है, रिकॉग्नाइज है, किसी इलीगल सोर्स से एडमिशन नहीं ले रहे हैं, गवर्नमेंट आपको अलॉटमेंट करके दे रही है। टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर कि भाई आगे मुझे 5 साल का समय मिला है, इस मेडिकल कॉलेज से मैं पढ़ाई करूंगा, अच्छे से करूंगा। पढ़ना मुझे, अगर मेरे अंदर एंग्जाइटी है तो मैं यहाँ से भी आगे निकल सकता हूँ। आगे बढ़ते रहना है, ज़्यादा बेटर है कुछ ना करने से अच्छा। ठीक है, परेशान रहने से अच्छा है कि उसका तरीका निकालें कुछ ऐसा कि उस परेशानी से बाहर निकल जाएं। ठीक है, सोच में थोड़ी सी पॉजिटिविटी होगी तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से पेरेंट्स कई बार परेशान होते हैं और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स में वो डिस्कस करते हैं, आधे आधे घंटे तक काउंसलिंग सेशंस होते हैं, उसमें अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम बाहर निकल सकते हैं। और इन केस अगर बजट की भी प्रॉब्लम आ रही तब भी सॉल्यूशंस इज ऑलवेज देयर। अगर प्रॉब्लम है तो बिना सॉल्यूशन के हो ही नहीं सकती। तब आप देखो कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ MBBS में, फंड की प्रॉब्लम आ रही है, MBBS की जिद है, तो एक ऑप्शन ये भी है कि इंडिया के बाहर जाके MBBS कर सकता हूँ, वरना इंडिया के अंदर डॉक्टर बन सकता हूँ। आई कैन गो फॉर BDS, आई कैन गो फॉर BMS। ये तो मेरे स्कोर पे मिलेंगे, बजट में मिलेंगे, इनका भी आप बेनिफिट उठाओ। आप बेनिफिट नहीं लोगे तो कोई सेकंड पर्सन आके बेनिफिट ले लेगा, बिकॉज काउंसलिंग सब साथ में चलेंगी, तो अलॉटमेंट सब वहीं पर मिल रहे हैं। टाइम पे डिसीजन नहीं हुआ तो कोई और बंदा आके सीट लेके चला जाएगा आपकी, आप ऊपर से रहोगे तो अगर इधर नहीं मिल रहा है तो इधर ले लीजिए। डॉक्टर बनने का सपना था, ऐसे भी डॉक्टर बन रहे हो। फिर यही चीज़ आती है कि इसमें स्कोप नहीं है, इसके अंदर स्कोप नहीं है, ऐसी बहुत सी बात होती है। तो आप एक बार खुद से अगर अपना सर्वे करोगे तो आप देखोगे डेंटल करके बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। क्यों अच्छी अर्निंग करते हैं अच्छे डॉक्टर्स, या बहुत से डॉक्टर्स अच्छी अर्निंग क्यों नहीं हो पाते? उसका भी सिंपल फॉर्मूला है जो अभी आपके नीट के एग्जामिनेशन में हुआ है। वहाँ पे कौन लगातार मेहनत करता रहता है वो लगातार आगे सक्सेस पे जाता रहता है, और कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करता रहता है लाइफ से तो वो वहीं पे रुका रहता है। तो लॉट ऑफ डॉक्टर्स आर, इवन BDS डॉक्टर्स आर अर्निंग अ वेरी साउंड इनकम, और अच्छी उनकी रेपुटेशन है बिकॉज उनका काम अच्छा है।
ठीक है। सुबह एक क्लिनिक पे बैठ रहे हैं, वो शाम को दूसरी क्लिनिक पे बैठे हैं, अपनी जो क्लाइंट से बात कर रहे हैं उनसे ऐसे बात कर रहे हैं, पेशेंट समझाने उनका इतना तरीका इतना अच्छा समझाने का कि लोग उनका प्रचार कर रहे हैं आसपास में। फ्री टाइम पे उन्होंने टाइम निकाल के रखा है, एक मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करके रखा है, वहाँ पर भी लेक्चर दे रहे हैं। सो दे आर अर्निंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, फाइन। तो अर्निंग को बढ़ाने के लिए उस अनुपात में मेहनत भी देनी पड़ेगी। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, बस यहाँ पे फ़र्क क्या करना है, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाइए कि ठीक है सक्सेसफुल मुझे बनना है तो मुझे खुद ही अपने आप को सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा। हर टाइप के लोग मिलेंगे रास्ते में। पॉजिटिव आदमी पॉजिटिव बातें करेगा, निगेटिव आदमी निगेटिव बातें करेगा, और बहुत समझदार होगा वो शांति वैसे बैठा रहेगा और मुस्कुराता रहेगा, ठीक है। तो फिर आप इस अप्रोच से आप काउंसलिंग करें। सो टेक द एडवांटेज ऑफ दिस काउंसलिंग। यू हैव टू सी दैट व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू in the open state, what are the options available for you, in the deemed what are the options available for you, फिर उसमें से आप वहाँ पे क्या निकाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, डेटा आपके सामने। बार बार सारे एक ही चीज़ को बार बार देखने से कंफ्यूज होने से कोई फ़ायदा नहीं। आई नो द हैबिट ऑफ स्टूडेंट्स, एक ही चीज़ को ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ कम से कम 50-60 सेशंस देख चुके होंगे, बस ये जानने के लिए कि मुझे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। वो एंजाइटी आपकी तभी खत्म होगी जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी और आपका अलॉटमेंट खत्म होगा। बार बार देखने से कोई फ़ायदा नहीं। अब उसके ऊपर वर्कआउट करना स्टार्ट करो। डेटा अपनी जगह से इकट्ठा कर लिया, कोई भी सेशन वॉच कर रहे हो, एडुएसेस का देख रहे हो या किसी और का सेशन अच्छा लग रहा है आपको, वहाँ से डेटा लीजिए, अब उसके ऊपर वर्कआउट करिए, बनाइए प्लान कि हम भाई यहाँ तक लास्ट तक क्या जा सकते हैं। और अगर आपको लास्ट में दिख रहा है कि गवर्नमेंट मिस हो रहा है तो वहाँ पे भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ है आगे की भी। फिर हमको देखना है कि अब मेरा क्या प्रोग्राम रहेगा यहाँ पे, क्योंकि डिसीजन मुझे काउंसलिंग से पहले ही करना है कि जब भी हम काउंसलिंग का बेनिफिट उठा पाएंगे। अब मेरा क्या प्लान रहेगा, क्या मैं रिपीट के लिए जाऊँ, इतना स्कोर है ठीक है, 50-60 नंबर 20 नंबर से मिस हो रहा है, रिपीट के लिए जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, या आई शुड टेक सम अदर रूट, आई शुड गो फॉर अ प्राइवेट और आई शुड गो फॉर अ गवर्नमेंट BMS, गवर्नमेंट डेंटल, इन सब चीज़ों का ये देखें। तो ऑप्शंस बहुत सारे। काउंसलिंग यही 2 महीने में आपकी चलेगी। आप देखते हो नवंबर एंड दिसंबर आर द मेजर मंथ्स ऑफ काउंसलिंग। इसी 2 महीने के अंदर बेसिकली सारी काउंसलिंग होगी, प्राइवेट की भी गवर्नमेंट की। वो बस आपको काउंसलिंग करके सीट निकालना है और इस हिसाब से अपना सीट मैनेजमेंट करना है। तो यही चीज़ हम भी करते हैं, यही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। आप चाहो तो आप खुद से भी कर सकते हो और अपना बेस्ट अलॉटमेंट लेके बाहर आ सकते हो। 1-to-1 सारे कट ऑफ को डिस्कस करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, सुबह से शाम हो जाएगी। इतना बड़ा इंडिया, इतने सारे कॉलेजेस हैं, समझाना मुश्किल है। 15-16 साल का एक्सपीरियंस 15 मिनट में बताना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन ओवरऑल एक आइडिया दे दिया है। जिस आइडिया को आप फॉलो करोगे, बहुत ही नेचुरल आइडिया है और हमेशा सक्सेसफुल का आइडिया है, तो इससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और उस हिसाब से अपनी काउंसलिंग कर सकते हो फ्रेंड। तो ये कंप्लीट अप्रोच है आपकी काउंसलिंग के लिए। 1-to-1 बहुत से बच्चे हमेशा यही जानना चाहते हैं कि मेरा स्कोर 300 आ रहा है, मुझे क्या मिल जाएगा। कमेंट्स जो हमारे पास आते हैं, फ़ोन जो आते हैं, सर मेरा स्कोर 400 है, मुझे क्या मिल सकता है। क्वेश्चन ही नहीं सही है आपका, तो आपको आंसर कैसे मिलेगा। 400 के स्कोर पे दोस्त बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। डीम में सीट मिल जाएगी, यूपी में सीट मिल जाएगी, हिमाचल प्रदेश में सीट मिल जाएगी, बिहार में सीट मिल जाएगी, आपको हरियाणा के अंदर सीट मिल जाएगी, आपको आंध्र प्रदेश में सीट मिल जाएगी। इतना सारा आपके पास अवेलेबल है। अब आप तो सेलेक्ट करो कि आपको क्या चाहिए। 300 के स्कोर पे बहुत कुछ मिल जाएगा, एक जगह नहीं 7-8 जगह पे सीट मिल जाएगी। अब सबकी अलग अलग कॉस्टिंग है, अब उसको फिल्टर कर लो, कंक्लूड कर लो, जो आपको बेस्ट सूट कर रहा है उसके साथ आगे कंटिन्यू कर लो। तो इसलिए कई बार सारे कमेंट्स भी रिप्लाई नहीं कर पाते, बिकॉज एक ही कमेंट बार बार देख के बोरिंग सा लगता है। तो सेशन के माध्यम से सभी के तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, एक आइडिया मिल जाए जिस हिसाब से काउंसलिंग करना है, फिर उस आइडिया के साथ काउंसलिंग हम आगे करें। तो एक जनरल सा आइडिया था जिससे हम भी काउंसलिंग करते हैं, जिसको हम खुद इंप्लीमेंट करते हैं, वही चीज़ आपसे शेयर कर रहे हैं। इसके साथ आप काउंसलिंग करिए, 100% आपको सक्सेस मिलेगी। रूल्स रेगुलेशन से गवर्नमेंट हम लोग को कंट्रोल करती है। रूल्स रेगुलेशन कहीं भी चेंज हो सकते हैं, इसको लिए लास्ट मोमेंट तक अपडेटेड रहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी। उससे पहले कोई भी बात कर रहा है, हम बता रहे हैं, कोई भी बता रहा है, तो वो अपना एक एक्सपेक्टेशन बता रहा है, एक अनुमान, एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा है। बट काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तब लास्ट मोमेंट पे आपको पता चलेगा कि इस साल ये स्टेट, ये पर्टिकुलर कॉलेज क्या ट्यूशन फीस के साथ आया है, क्या ये गारंटीज, कोई बैंक गारंटी एडिशनल मांग रहा है या कोई बैंक गारंटी एडिशनल नहीं मांग रहा है। तो अगर कोई एडिशनल मांग रहा है तो उसको छोड़ देना ज़्यादा समझदारी वाली बात है, इनकेस हम उससे मैच करें, ठीक है। तो ये लास्ट मोमेंट में पता चलेगा क्या सीट मैट्रिक्स है। हमको पता है बहुत सारी सीट्स ऐड हो रही है इस जगह पे। झारखंड में सीट आ रही है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी सीट आ गई, नया प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आ गया, वहाँ पे भी फ़र्क आ गया। बहुत जगह पे सीट्स ज़्यादा हो रही है, तो लास्ट मोमेंट में पता चलेगा सीट मैट्रिक्स आपकी क्या आ रही है। बहुत से लोग अब एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि यार NMC आ जाता, फीस कम हो जाती, तो वहाँ से कुछ हेल्प मिल जाती। वो भी देखिए, अभी तक कोई भी रिटर्न ऑर्डर नहीं है,
गवर्नमेंट की तरफ से। तो जब तक फीस के नोटिफिकेशन नहीं आते तब तक नथिंग विल बी क्लियर। दिस इज़ जस्ट अ रॉ आइडिया, एक रॉ मटेरियल है। इसको आप कैसे बनाते हो, सजाते हो, अपनी काउंसलिंग कैसे बढ़िया से कर पाते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एट द वेरी लास्ट मोमेंट ही आपको पता चलता है। नोटिफिकेशन इसी साल हर बार ऐसे आते हैं। जैसे हम आपके सामने चैलेंजेस है, हमारे सामने भी वैसे चैलेंजेस होते हैं हर साल, बट हम एक पैटर्न के अंदर, एक लिमिटेशंस के अंदर अपने आप को बाउंड करके काउंसलिंग करते हैं, जिससे हज़ारों बच्चों की काउंसलिंग करने के बाद भी एक्यूरेसी लेवल 100% मेंटेन रहता है एडुएसएस का। उसके पीछे का जनरल फॉर्मूला यही है कि किसी तरह से फैसिनेशन पे नहीं जाना, अपने स्कोर पे क्या चीज़ हम डिजर्व करते हैं उसी पे जाओ तो मिल जाएगा। बहुत से लोग शॉर्टकट्स भी बताएंगे, ऐसा कर लो तो ये सीट मिल जाएगी, कम फीस में मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। जो रूटीन है, सारी काउंसलिंग ट्रांसपेरेंट हो रही है। ईच एंड एवरी पर्सन कैन सी ऑनलाइन कि कहाँ के क्या अलॉटमेंट गया है, किस रैंक पे किसको क्या मिला। बीच में कोई छेड़खानी नहीं हो सकती है। तो फेयर गेम के लिए अच्छी तरह से काउंसलिंग करिए और आप सीट लीजिए। लास्ट मोमेंट तक अपडेट देखते रहना। कई बार होता है काउंसलिंग करा ली, सीट अलॉट हो गया, कोई ऐसी नोटिस आई, उसने बोला इसको अपग्रेड करना है, वो मिस हो गया है, वहीं पे पूरी काउंसलिंग खराब हो जाती है। गलती छोटी हो या बड़ी हो, काफ़ी होती है। एक का आंसर गलत, 4 नंबर नीचे, प्लस माइनस एक और लग गया, 5 नंबर नीचे आ गया, ठीक है। तो काउंसलिंग में लास्ट मोमेंट तक अपडेटेड रहना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम का यूटिलाइज करिए, सारे डॉक्यूमेंट बन गए हों तो बहुत अच्छी बात है। रेस्ट करिए, एंजॉय करिए, रिलैक्स रहिए। रिजल्ट आ जाएगा 10-15 दिन के अंदर, फाइनली इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सोच के कोई फ़ायदा नहीं, जल्दी नहीं आएगा सोचने से। तो इन्जॉय, इस टाइम का अच्छा यूज़ करिए, उसमें फ़न कीजिए, इन्जॉय कीजिए, रिलैक्स रहिए, खुश रहिए और आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। और अगर कोई पेपर रह गया है, कुछ काउंसलिंग से रिगार्डिंग रह गया है, तो उस चीज़ को प्लीज़ अभी कंप्लीट कर लिए, अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कर लिए। हर चीज़ आपके पास कंप्लीट होना चाहिए कि काउंसलिंग के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उस समय कोई दौड़ा भागी ना हो, एडिशनल बर्डन ना हो कि हम जा रहे हैं एनसीएल का सर्टिफिकेट बनाने, ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाने, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने। ये सब चीज़ें बनवा के सही से अपना प्रिपेयर रहिए। डॉक्यूमेंटेशन जब गवर्नमेंट मांग रही है आपसे डिटेल, 11 के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं। जब गवर्नमेंट आपसे डिटेल मांग रही है तो वेरिफिकेशन टाइम पे वो आपसे प्रूफ भी मांगेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि लेजीनेस में लगता है भाई यहाँ पे रह रहे हैं, 200 किलोमीटर दूर था मेरा जहाँ से हमने, या 500 किलोमीटर दूर था वो कॉलेज जहाँ से मैंने अपना 11-12 किया था, 11 की मार्कशीट नहीं है। तो टाइम इसीलिए मिला है आपके पास, आप उनसे टेलीफोनिक बात करिए, जाइए, उनकी मार्कशीट ऑनलाइन मंगा लिए। नहीं समय मिल रहा है तो जाके विजिट करिए, प्रयास करेंगे तो ज़रूर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जो बस उसको निगलेक्ट करने से कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है फ्रेंड। सो एक जनरल सी ये बहुत ही सिंपल और एक्यूरेट का आपका फॉर्मूला है काउंसलिंग का, जिसको आप अपनाओगे तो हर बच्चा, वो बच्चा जिसने नीट का एग्ज़ाम दिया वो क्वालिफाई हुआ है। फ्रॉम लास्ट स्टूडेंट, भले इस बार क्वालिफाइंग मार्क्स 157 जाता है तो 157 वाला बच्चा, और जो टॉप का बच्चा रहता है 715, 716 के जो भी आपका स्कोर आ रहा है, वो वहाँ तक कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही रहने वाला है। और हर साल काउंसलिंग का एंड के टाइम पे बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आता है, क्या सर कट ऑफ कम हो जाएगी, तो क्या हमको बीएमएस में एडमिशन मिल जाएगा, क्या हमको आयुष में एडमिशन मिल सकता है, क्या आप कॉलेज वाले फ़ोन कर रहे हैं हमको नॉन क्वालिफाई पे एडमिशन मिल जाएगा क्या सर इसमें। इन सब चीज़ों पे, फैसिनेशन पे बिल्कुल मत फंसिए। आपने नीट का पैटर्न देखा, नीट का पैटर्न सेंट्रल पैटर्न है, कॉमन है, सबके लिए एप्लीकेबल है। इंडिया के अंदर वही डॉक्टर बनेगा जो डिज़र्व करता है। अगर आप क्वालिफाई नहीं हो तो आपका एडमिशन, अगर भले कोई भी हो रहा है टेम्प्रेरी, तो वो गवर्नमेंट के नज़र में वो वैलिड नहीं है। शॉर्टकट के पीछे मत रहिए, बिना क्वालिफाई करे एडमिशन नहीं मिलना है, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। पिछले 1-2 सालों में काफ़ी सीट्स खाली रह गई, गवर्नमेंट ने बोला सीट खाली रहने दो, लेकिन हम नॉन क्वालिफायर को एडमिशन नहीं देंगे, इससे हमारी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी देश के डॉक्टर्स की। तो एक तरह से अगर हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अगर क्वालिफाई हो गए तो बस 2 महीने सिर्फ ये बैठ के मत सोचते रहना है कि चलो लास्ट में कट ऑफ हो जाएगा और निकल जाएंगे। जिम्मेदारी अपनी उठाइए अपने शोल्डर्स के ऊपर, पढ़ाई कीजिए, स्कोर को इम्प्रूव करिए, क्वालिफाई कीजिए, नेक्स्ट ईयर आके फिर से एडमिशन ले लीजिए। क्योंकि काफ़ी बच्चों को देख रहे हैं कि 2-3 साल से एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर क्या इस बार नॉन क्वालिफाई को एडमिशन मिल जाएगा, क्या इस बार नॉन क्वालिफाई को एडमिशन मिल जाएगा। नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। क्वालिफाई करेंगे तभी एडमिशन मिलेगा। जो डिजर्व करता है लाइफ में जितना, उसको उतना ही मिलता है। तो आप क्वालिफाई करिए और दोबारा से आइए फ्रेंड। इस काउंसलिंग अप्रोच पे आप काउंसलिंग कर सकते हो। एडुएसिस आपके साथ में अभी भी है, कल भी रहेगा, आगे भी रहेगा। वेबसाइट पे जाके आप सारे कट ऑफ देखिए, हमारे चैनल पे जाके आप 1-to-1 सारे स्टेट का पैटर्न देख सकते हो, कैसे आपको काउंसलिंग की अप्रोच करनी है। लास्ट मोमेंट भी हमारी कोशिश रहेगी कि काउंसलिंग के टाइम पे भी हम आपको गाइड करते रहें। उस समय थोड़ा सा
रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, इसलिए उतना टाइम से आपको सेशंस प्रॉपरली नहीं मिल पाते हैं, बिकॉज काफ़ी काउंसलिंग में हम खुद ही इंगेज रहते हैं, बच्चों की जिनकी हम खुद काउंसलिंग करते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये चीज़ में हमसे हो सकता है कोई गलती हो जाए या आप हमें हेल्प करिए, उस कंडीशन में आप हमारी हेल्प ले सकते हो। यू कैन गेट इनरोल विद अस, देन वी एंड आवर टीम विल हेल्प यू कि आप अपने स्कोर के ऊपर बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग करके जो भी आपके बेस्ट अलॉटमेंट मिल सकता है उसके साथ आप बाहर निकल सको। तो ये छोटा सा सेशन था जिसमें होपफुली हम आपको कुछ समझा पाए हैं, जिससे कि आपकी काउंसलिंग बहुत आसान हो जाए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग वेल बिल्ट टाइम। थैंक यू सो मच।